नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास एक पूरी की पूरी रहस्यमय दुनिया मौजूद है जिसे हम अपनी इन आंखों से देख ही नहीं सकते? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की, यानी माइक्रोब्स की। ये नन्हे जीव हमारे दैनिक जीवन में हर जगह फैले हुए हैं। कुछ हमारे बेहद पक्के दोस्त हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक दुश्मन। तो चलिए बिना देर किए अपने इस वर्चुअल लैब में चलते हैं और कुछ मजेदार प्रयोगों के जरिए इस अदृश्य दुनिया को करीब से समझते हैं। आज की हमारी इस लैब एक्टिविटी का एजेंडा बड़ा ही सीधा है। हम 5 अलग अलग वैज्ञानिक अवलोकनों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे सूक्ष्म जीवों की छिपी दुनिया से, फिर देखेंगे बेकिंग में यीस्ट का कमाल, उसके बाद फर्मेंटेशन का टेस्ट, फिर मिट्टी में अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, और आखिर में जानेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों और उन्हें फैलाने वाले वाहकों के बारे में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले वर्चुअल लैब स्टेशन की तरफ, जहां हम ये पता लगाएंगे कि आम सी दिखने वाली मिट्टी या पानी में असल में क्या छिपा होता है। इमेजिन कीजिए हमने बाहर से थोड़ी सी गीली मिट्टी ली है और उसे एक बीकर में पानी के साथ मिला दिया है। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि मिट्टी के भारी कण नीचे बैठ जाएं। इसके बाद हम ऊपर के पानी की बस एक छोटी सी बूंद लेते हैं और उसे कांच की स्लाइड पर रखते हैं। देखने में तो ये पानी एकदम साफ लग रहा है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, जब हम इस बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा। और ये देखिए, माइक्रोस्कोप के लेंस से देखने पर नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। उस एक पानी की बूंद के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ जीव तेजी से इधर-उधर भाग रहे हैं। ये सर्पिल यानी स्पाइरल आकार के और छड़ यानी रॉड के आकार के बैक्टीरिया हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि बिना किसी यंत्र के इन्हें देखना तो भई नामुमकिन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अदृश्य दुनिया को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है: बैक्टीरिया, कवक यानी फंगी, प्रोटोजोआ और शैवाल यानी एल्गी। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है, वायरस। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, पर वे इन चारों से बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। वे अपने आप में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी परपोषी या होस्ट की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान की कोशिका हो, पौधे की या फिर किसी बैक्टीरिया की। एक तरह से वे होस्ट सेल को हाईजैक कर लेते हैं। वायरस की बातें तो होती रहेंगी। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेशन की ओर। यहां हम देखेंगे कि कुछ दोस्त माइक्रोब्स हमारी रसोई में क्या जादू करते हैं। चलिए एक और मजेदार प्रयोग करते हैं। हम एक बर्तन में आधा किलो मैदा लेते हैं और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं। फिर हम उसमें डालते हैं गर्म पानी और एक चुटकी यीस्ट पाउडर। इन सबको अच्छे से मिलाकर हम एक मुलायम आटा गूंथ लेते हैं। अब हमें इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। क्या लगता है आपको, 2 घंटे बाद इस आटे में क्या बदलाव आएगा? रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। बाईं तरफ वो ताज़ा गूंथा हुआ आटा है जो बिल्कुल चपटा था, लेकिन दाईं तरफ देखिए, 2 घंटे बाद वही आटा फूलकर लगभग 2 गुना हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस बर्तन के अंदर जिसने आटे का आकार इतना बदल दिया? तो इसके पीछे का विज्ञान ये है कि यीस्ट दरअसल एक जीवित सूक्ष्म जीव है। जैसे ही इसे सही तापमान और खाना मिलता है, ये बहुत तेजी से जनन करता है। और मजे की बात यह है कि जब यीस्ट सांस लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। गैस के ये छोटे छोटे बुलबुले आटे के अंदर ही फंस जाते हैं, जिससे आटा गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये यीस्ट की सांस है जो हमारी ब्रेड और केक को इतना स्पंजी और मुलायम बनाती है। पूरा का पूरा बेकिंग उद्योग इसी जादुई प्रक्रिया पर टिका हुआ है। बेकिंग के बाद चलिए अब तीसरे प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कमर्शियल लेवल पर माइक्रोब्स के इस्तेमाल के बारे में बताएगा। इस बार हम एक बीकर को 3/4 पानी से भर लेते हैं और उसमें 2-3 चम्मच चीनी घोल देते हैं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच यीस्ट मिलाते हैं। अब इस घोल को हम 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म सी जगह पर ढककर रख देते हैं। जब हम वापस आकर इसे सूंघते हैं तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तीखी सी गंध आएगी। ये गंध चीनी की नहीं है, ये गंध है अल्कोहल की। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही अहम वैज्ञानिक प्रक्रिया की, जिसे हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में बदलने के इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने 1857 में इस कमाल की प्रक्रिया की खोज की थी। आज बड़े पैमाने पर जो शराब, वाइन और एसिटिक एसिड बनता है, वो इसी तकनीक का नतीजा है।
वैसे सूक्ष्मजीव सिर्फ किचन या फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं हैं, ये मेडिसिन की दुनिया में असली हीरो हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि कुछ फफूंद खतरनाक बैक्टीरिया को मार सकते हैं। बस यहीं से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जन्म हुआ। आज जो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी दवाएं खाते हैं वो इन्हीं माइक्रोब्स से बनती हैं। और वैक्सीन का कॉन्सेप्ट तो और भी गजब है। 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। वैक्सीन्स में हम मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा शरीर असली बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार कर ले। है ना कमाल की बात? चलिए अब मेडिकल साइंस से बाहर निकलते हैं और अपने चौथे एक्सपेरिमेंट के लिए नेचर की तरफ चलते हैं। पर्यावरण में इन जीवों का क्या रोल है, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट करते हैं। हम 2 गमले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी। दोनों में आधी मिट्टी भर देते हैं। गमले ए में हम पौधों की पत्तियां, सब्जियों के छिलके और फलों का कचरा डालते हैं और गमले बी में हम पॉलीथीन की थैलियां, टूटे हुए कांच और प्लास्टिक के पुराने खिलौने डाल देते हैं। अब इन्हें ऐसे ही 3 से 4 हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 1 महीने बाद जब हम इनका मुआयना करते हैं तो फर्क साफ दिखाई देता है। गमले ए में जो जैविक कचरा था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो डीकंपोज होकर एकदम बढ़िया क्वालिटी की खाद बन गया है। लेकिन गमले बी को देखिए, वो प्लास्टिक और कांच बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े हैं। उन पर मिट्टी के माइक्रोब्स का कोई असर नहीं हुआ। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि सूक्ष्मजीव असल में प्रकृति के सबसे बड़े और बेहतरीन रिसाइक्लर्स हैं। ये मरे हुए जीवों और कचरे को तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इससे सिर्फ हमारा पर्यावरण ही साफ नहीं होता, बल्कि मिट्टी को वो जरूरी पोषक तत्व भी वापस मिल जाते हैं जिन्हें नए पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास शैवाल हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाते हैं। तो सोचिए, इनके बिना धरती पर जीवन कैसा होता? अब तक तो हमने माइक्रोब्स की बहुत तारीफ कर ली, लेकिन हर कहानी में एक विलन भी होता है। तो चलिए अपनी लैब के आखिरी स्टेशन पर, जहां हम बात करेंगे खतरनाक सूक्ष्म जीवों की। जो सूक्ष्म जीव इंसान, जानवर या पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, विज्ञान की भाषा में उन्हें रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। ये बड़े ही चालाक होते हैं। ये उस हवा के जरिए जो हम सांस में लेते हैं, उस पानी के जरिए जो हम पीते हैं या खाने के जरिए हमारे शरीर में घुसपैठ कर जाते हैं। जरा सोचिए, जब किसी को जुकाम होता है और वो छींकता है तो लाखों वायरस हवा में तैरने लगते हैं और पास खड़े किसी भी स्वस्थ इंसान को अपना शिकार बना सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रोगाणु खुद चलकर नहीं आते, वो सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम रोगवाहक या कैरियर्स कहते हैं। घर में उड़ने वाली आम मक्खी को ही देख लीजिए, वो गंदे कचरे पर बैठती है, रोगाणु उसके पैरों पर चिपक जाते हैं और फिर जब वो हमारे खुले हुए खाने पर बैठती है तो बीमारी सीधे हमारे पेट में। इसी तरह मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाने वाले परजीवी को ढोती है और मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस को लेकर उड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये हमें इन अदृश्य दुश्मनों से बचने का रास्ता दिखाता है। जैसे टीबी यानी क्षय रोग हवा से फैलता है, तो मरीज को अलग रखना और सही समय पर वैक्सीन लेना जरूरी है। हैजा या टाइफॉइड गंदे पानी से होता है, तो वहाँ उबला हुआ पानी हमारी सबसे बड़ी ढाल है। और मलेरिया तो प्रोटोजोआ का खेल है जिसे मच्छर फैलाते हैं, इसलिए मच्छरदानी लगाना और रुका हुआ पानी हटाना ही सबसे बेस्ट बचाव है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वर्चुअल लैब यात्रा यहीं खत्म होती है। हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों के बिना हमारा सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। वे हमारी ब्रेड बनाते हैं, कचरा साफ करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन वही जीव हमारी जान भी ले सकते हैं। बात सारी बैलेंस और हाइजीन की है। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। इतनी जानकारी मिलने के बाद हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा क्या बदल सकते हैं जिससे हम इन सूक्ष्म जीवों की अच्छाइयों का पूरा फायदा उठा सकें और खतरनाक बीमारियों से भी बचे रहें? सोचिएगा जरूर। आज इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।